18 जून 2009 कर्नाटक के हसन में मौजूद KSRTC बस स्टैंड के लेडीज बाथरूम के बाहर अचानक भारी भीड़ जमा हो जाती है। इस बाथरूम का दरवाजा पिछले कई घंटों से अंदर से बंद था और कई बार नॉक करने के बाद भी ना तो दरवाजा खुला और ना ही अंदर से किसी ने कोई जवाब दिया। जब आगे भी काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ दिया जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देख वहां मौजूद भीड़ में हर इंसान के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। लोगों की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। अंदर फर्श पर एक दुल्हन की तरह सजी महिला की लाश पड़ी थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है और शव को बाहर निकालती है। काफी छानबीन के बाद भी पुलिस उसकी आइडेंटिटी नहीं पता कर सकी। जिस अवस्था में पुलिस ने उस लाश को पाया था, पुलिस यही मानकर चल रही थी कि उस महिला ने आत्महत्या की है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये मामला उनकी समझ से कहीं ऊपर का है। इस दौरान हसन से करीब 160 किलोमीटर दूर दक्षिणा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के बंटवाल में एक दूसरी कहानी गरमा रही थी। यहाँ 22 साल की अनिता मूल्या नाम की लड़की के गायब होने से भारी बवाल मचा हुआ था। उसके परिवार और पड़ोसी उसे पागलों की तरह खोज रहे थे, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। ये इलाका पहले से ही कम्युनल वायलेंस की आग में झुलस रहा था। हिंदू मुस्लिम तनाव इतना बढ़ चुका था कि कोई छोटी सी घटना भी बड़े दंगे में बदल सकती थी। इसी उथल पुथल भरे माहौल में किसी ने यह अफवाह उड़ा दी कि ये लव जिहाद का मामला है और एक मुस्लिम लड़का अनीता को भगा कर ले गया है। इसके बाद तो जैसे किसी ने बारूद के ढेर में आग लगा दी हो। राइट विंग हिंदू आउटफिट्स ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जोरदार प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सरकार तक पर अनीता को ढूंढने के लिए भारी दबाव बन गया। इसके बाद बंटवाल पुलिस फुर्ती में आकर अनीता की खोज शुरू कर देती है। खोजबीन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि हाल ही में हसन के KSRTC बस स्टैंड के वॉशरूम में एक महिला की बॉडी मिली है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। बंटवाल पुलिस की एक टीम जब उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हसन आती है तो उसे पता चलता है कि ये लाश उसी 22 साल की अनीता की है, जिसको बंटवाल पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही थी। अब तक अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें पता चलता है कि अनीता की मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी। बंटवाल पुलिस को लगता है कि केस सॉल्व हो चुका है और अनीता ने जहर खाकर खुदकुशी की है, लेकिन अनीता के परिवार को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उनकी लड़की आत्महत्या कर सकती है। उनका सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर अनीता को खुदकुशी ही करनी होती तो इसके लिए वो अपने घर से 160 किलोमीटर दूर जाकर दुल्हन के कपड़ों में एक पब्लिक टॉयलेट में ऐसा क्यों करेगी। इसके बाद पुलिस पर इस केस की बारीकी से जांच करने का दबाव बनने लगता है, लेकिन जब इस मामले को पूरे 4 महीने बीत जाते हैं और पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता, तब पब्लिक के बढ़ते दबाव को देख इस केस को इंस्पेक्टर के नंजुंदे गौड़ा अपने हाथ में ले लेते हैं। उन्हें बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच में काम करने का एक्सपीरियंस था। वो अनीता के घर वालों से तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उन्हें कहां पता था कि यह केस उन्हें एक ऐसे भयानक सच के मुहाने पर ले जाने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके नेतृत्व में पुलिस सबसे पहले अनीता के फोन रिकॉर्ड्स खंगालती है। कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार सामने आता है, जिससे अनीता को घंटों लंबी कॉल्स की गई थी। पता चलता है कि यह नंबर अनीता के गांव से कुछ दूरी पर स्थित मदिकेरी में रहने वाली कावेरी यूज कर रही थी। लेकिन पुलिस तब हैरान रह जाती है जब कावेरी के परिवार से पता लगता है कि कावेरी पिछले कई महीनों से गायब है। अब तक पुलिस अनीता के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब उसे अहम सुराग की तलाश में कावेरी के गायब होने की भी छानबीन शुरू करनी पड़ती है। इसके बाद कावेरी के फोन नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। जांच में सामने आता है कि कावेरी को 2 नंबर से काफी ज्यादा कॉल आते थे, जिनमें से एक नंबर पुत्तूर की रहने वाली विनुता और दूसरा नंबर कसरागोड़ की रहने वाली पुष्पा का था। जब पुलिस उन दोनों के घर जाती है तो पुलिस वालों की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। जानकारी मिलती है कि कुछ समय से ये दोनों लड़कियां भी गायब है। जब पुलिस पुष्पा और विनुता के कॉल डिटेल्स को भी खंगालती है तो पता चलता है कि इन दोनों के नंबर से भी एक नंबर पर काफी बार कॉल किया गया था। पुलिस जब उस नंबर को भी ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये नंबर भी एक लड़की का था और पिछले कुछ समय से वो भी गायब है। इस तरह पुलिस के सामने पूरा एक पैटर्न था। एक के बाद एक लगभग 20 मोबाइल नंबर पुलिस को ऐसे मिले जिनसे आपस में कॉल किया गया था। इन्हें इस्तेमाल करने वाली
सभी लड़कियां थी और वो सभी 20 की 20 लड़कियां गायब थी। पुलिस जैसे अब किसी भूल भुलैया में फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पुलिस को शुरू में शक होता है कि शायद कोई मानव तस्कर गैंग है जो मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर अपना शिकार बना रहा है। पुलिस शुरू में इसी एंगल से जांच करती है। कई होटल्स और गेस्ट हाउसेस पर छापा मारा जाता है, लेकिन गहराई से जांच के बाद भी पुलिस को कहीं से भी लड़कियों की किडनैपिंग या तस्करी के सबूत नहीं मिलते हैं। तभी पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। जांच में पता चलता है कि अब तक जो भी 20 लड़कियां गायब हुई थी, उन सभी के सिम कार्ड का इस्तेमाल जिन मोबाइल फोन में हुआ था, उन सभी का IMEI नंबर सेम था। यानी साफ था कि कोई एक ही व्यक्ति था जो लड़कियों को गायब कर रहा था और उनके सिम कार्ड को एक ही मोबाइल में यूज कर रहा था। वो हर लड़की को फंसाता, फिर उसके फोन से अगली शिकार को कॉल करता। इसी सिलसिलेवार तरीके से उन सभी 20 लड़कियों के नंबर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन वो सब की सब लड़कियां गायब थी। पुलिस तत्काल IMEI नंबर के हेल्प से मोबाइल फोन के ओनर का पता लगाने में लग जाती है। पुलिस को खोजबीन में पता चलता है कि उस फोन का ओनर कर्नाटक के मैंगलोर के एक दूर के देरलाकट्टे गांव का रहने वाला है। पुलिस पता करते हुए पहले देरलाकट्टे गांव और फिर उस मोबाइल के ओनर तक पहुंच जाती है। उस आदमी का नाम पुरुषा था। वो पुलिस को बताता है कि वो मोबाइल फोन बेशक उसका है, लेकिन अब वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि उसने काफी समय पहले ही ये मोबाइल अपने भतीजे को दे दिया था, जो एक सरकारी टीचर है और उसका नाम मोहन कुमार है। एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए मोहन कुमार का नाम केस में आते ही पुलिस उसकी कुंडली खंगालना शुरू कर देती है। आखिर ये मोहन कुमार कौन था? उसका गायब हुई उन 20 लड़कियों से क्या रिश्ता था? पुलिस के सामने अब उस रहस्य से पर्दा उठने वाला था, जिसके सामने आने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली थी। पुलिस को जांच में पता चलता है कि मोहन कुमार का जन्म 6 अप्रैल 1963 को दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव कन्याड़ा में अनुसूचित जाति के परिवार में हुआ था। उसके 2 भाई और एक बहन थी। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे जो अमीर किसानों की जमीनों पर काम करते थे। गरीब होने के बावजूद मोहन कुमार और उसके भाई बहन पढ़ाई में होशियार थे। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मोहन कुमार ने दक्षिण कन्नड़ के उप्पिनानगढ़ी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से BA की पढ़ाई की। वो शुरुआत से ही काफी शांत स्वभाव का था और बेहद कम बोलता था। पढ़ाई के साथ साथ उसको कबड्डी और क्रिकेट खेलने का काफी शौक था, लेकिन उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब एक दिन उसके पिता उसकी माँ और परिवार को छोड़कर कहीं और चले गए। मोहन अपनी माँ के ज्यादा करीब था, इसलिए उसे इस बात से काफी धक्का लगा। इसके बाद मोहन कुमार को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर सरकारी नौकरी मिल गई। भले ही उसके पास टीचिंग डिप्लोमा नहीं था, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से वहां दलितों को बिना डिप्लोमा के भी टीचिंग जॉब मिल जाती थी। मोहन कुमार ने सबसे पहले 1984 में शिराड़ी प्राइमरी स्कूल में टीचिंग की और फिर उसके बाद जिले के अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया। हालांकि इरेगुलर अटेंडेंस और बुरे व्यवहार के कारण उसे कई बार सस्पेंड भी रहना पड़ा। कुमार की पहली शादी मैरी नाम की एक लड़की से हुई थी जो उसकी ही एक स्टूडेंट थी। कथित तौर पर मोहन ने क्रिश्चियनिटी अपनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैरी ने उसे तलाक दे दिया। उसकी दूसरी शादी मंजुला से हुई जो उसी की कम्युनिटी की थी। मंजुला से उसके 2 बेटे हुए। हालांकि मोहन का मन अब भी नहीं भरा और उसने सबसे छुपकर श्रीदेवी नाम की एक और महिला से शादी कर ली। वो दोनों पत्नियों के साथ अलग अलग समय गुजारता था, लेकिन दोनों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो जिसे अपना पति मान रही है वो दोनों के साथ शादी करके रह रहा है। मोहन कुमार के बारे में ये जानकारी निकालने के बाद भी पुलिस को यह पता नहीं लग पाया था कि उसका उन 20 गायब हुई लड़कियों से क्या कनेक्शन है और उन लड़कियों का क्या हुआ। इसका जवाब मोहन कुमार ही दे सकता था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने का प्लान बनाने में लग जाती है। पुलिस ने प्लान बनाया कि अगर मोहन कुमार ने ही उन लड़कियों को गायब किया है तो वो आगे भी अपना खेल जरूर जारी रखेगा। इसलिए पुलिस तय करती है कि वो मोहन कुमार को उसका खेल खेलने देगी और उसे फिर रंगे हाथ पकड़ लेगी। पुलिस ने नंबर्स को ट्रेस करके ये पता लगाना शुरू कर दिया कि मोहन कुमार अब अगला शिकार किसको बनाने वाला है। पता चलता है कि मोहन अब सुमित्रा नाम की 45 साल की विधवा औरत को टारगेट करने वाला है। पुलिस फौरन सुमित्रा से कांटेक्ट करके उसके घर पहुंच जाती है। जब पुलिस ने सुमित्रा को मोहन का फोटो दिखाया तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। सुमित्रा ने बताया कि उसने उसे अपना नाम मोहन नहीं सुधाकर बताया था और वो उससे शादी करने की बातें करता है। यहाँ पुलिस को अच्छा मौका मिल जाता है।
पुलिस मोहन कुमार को उसके ही जाल में फंसाने का प्लान बनाती है। सुमित्रा से कहा जाता है कि वो मोहन कुमार को अपने फोन से कॉल करे और उससे कहे कि वो उससे शादी करना चाहती है। शुरू में सुमित्रा डर के मारे ऐसा करने से झिझकती है, लेकिन जब पुलिस उससे कहती है कि यहाँ 20 लड़कियों की जान का सवाल है तो वो प्लान का हिस्सा बनने के लिए मान जाती है। इसके बाद सुमित्रा मोहन कुमार को फोन करती है और कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहन कुमार इस बात से अनजान कि एक ट्रैप है, वो उसके लिए मान जाता है और एक बस स्टैंड पर सुमित्रा से मिलने आ जाता है। यहाँ पुलिस पहले से ही तैयार थी। जैसे ही मोहन कुमार आता है, पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेती है। मोहन को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो मोहन पुलिस को बातों में उलझाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो टूट जाता है और राज से पर्दा उठाते हुए बताता है कि उसने 20 से ज्यादा लड़कियों को शादी के जाल में फंसाकर उनकी हत्या की है। यानी अनीता की मौत से शुरू हुई जांच अब 20 से ज्यादा महिलाओं की हत्या किए जाने पर पहुंच गई थी और पुलिस के सामने वो सीरियल किलर बैठा था जिसने ये सब किया था। इतना सुनते ही पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद मोहन कुमार अपनी कहानी शुरू से बताता है। उसके इस खतरनाक सफर की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। 3 शादियां करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा था और उसका रत्ना नाम की एक महिला पर दिल आ गया था। उसने रत्ना को भी शादी के झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। इससे मोहन के ईगो को गहरी चोट पहुंची और उसने बदला लेने के लिए एक दिन नेत्रावती ब्रिज से रत्ना को बहती नदी में धक्का दे दिया। हालांकि इस दौरान वहां नदी में तैर रहे कुछ लोगों ने उस लड़की को बचा लिया। इसके बाद मोहन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। यही जेल में उसकी मुलाकात गुरु प्रसाद आचार्य नाम के एक सुनार से हुई, जो किसी दंगे में शामिल होने की वजह से जेल में था। उन दोनों की अच्छी बातचीत होने लगी और तभी एक दिन बातों ही बातों में गुरु प्रसाद ने मोहन को साइनाइड नाम के खतरनाक जहर के बारे में बताया। उसने बताया कि साइनाइड का इस्तेमाल सोने को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन वो इतना खतरनाक जहर होता है कि उससे तुरंत मौत हो जाती है। एक बार उसने इस्तेमाल किया हुआ साइनाइड अपनी दुकान से बाहर फेंक दिया था, जिसे खाकर एक गाय तुरंत मर गई थी। मोहन के दिलो दिमाग में ये बात घर कर गई। कुछ समय बाद वो सबूतों के अभाव में जेल से बरी हो गया। उसकी नौकरी पर भी जल्दी ही बहाली हो गई, लेकिन एक बार अपराध की काली दुनिया में कदम रख चुके अपराधी को कुछ और नजर नहीं आता। मोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जेल से बाहर आ तो गया था, लेकिन उसके अंदर की हवस अब भी उस पर हावी थी। महिलाओं के ऊपर उसकी हमेशा बुरी नजर रहती थी। वो हमेशा प्लानिंग करता कि कैसे किसी महिला को अपने झांसे में ले। साल 2003 में उसने मंगलुरु में गंगम्मा नाम की एक महिला को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उसका इतने से भी मन नहीं भरा। वो उस औरत के गहने भी चुराना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन गंगम्मा को एक पार्क में बुलाया और उससे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की गोलियां बताकर नींद की गोलियां दे दी। जब गंगम्मा वो गोलियां खाकर सो गई तो उसने उसके कीमती सामान लूट लिए। लेकिन 3 महीने बाद जब वो किसी सड़क से गुजर रहा था तो गंगम्मा ने उसे देख लिया और उसे तब तक सरेआम चप्पलों से पीटा जब तक उसने उसके गहने नहीं लौटा दिए। उसके ऊपर इस बार कोई पुलिस केस तो दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन बार बार अपने क्रिमिनल अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद मोहन ने हत्या का रास्ता अपनाने की ठान ली। उसने जेल में गुरु प्रसाद आचार्य से मिली साइनाइड की जानकारी को अपना हथियार बनाने का फैसला किया। अपने नए और घातक प्लान के साथ मोहन कुमार ने मई 2004 में नकली सुनार बनकर साइनाइड खरीदा और उसे एयर टाइट कंटेनर्स में संभाल कर रखा। इसके बाद उसने बेंगलुरु में वनीता नाम की महिला को अपना अगला शिकार बनाया। उसने शादी के झांसे में फंसाकर पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर साइनाइड खिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके गहने लूटकर दूसरे शिकार की तलाश में निकल गया। मोहन को इस बार यह समझ आ गया था कि किसी को भी इस तरह से मारना कितना आसान है। इस सफलता ने उसे और ज्यादा फियरलेस बना दिया और उसने हत्याओं का एक ऐसा भयानक सिलसिला शुरू कर दिया जिसने आगे चलकर उसके नाम को खौफ से जोड़ दिया। उसके शिकार करने का तरीका एकदम प्लान्ड होता था। सबसे पहले वो अपने आसपास की ऐसी लड़कियों के बारे में पता लगाता था जिनकी उम्र समाज के हिसाब से ज्यादा हो गई हो और जिनकी दहेज की वजह से शादी नहीं हो रही हो। ऐसी लड़कियों को ढूंढकर वो उनसे बहुत सभ्य तरीके से मुलाकात करता। वो उनसे कहता कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और मॉडर्न ख्यालों का होने की वजह से दहेज के सख्त खिलाफ है। वो बस जिंदगी में सच्चा प्यार ढूंढ रहा है जो हमेशा उसका साथ दे। ऐसी बातें सुनकर लड़कियां उसकी बातों में फंस जाती। मोहन बातों ही बातों में लड़कियों की कास्ट भी पूछ लेता था और फिर अपने आप को भी उसी जाति का बताता था। वो अनीता मूल्या के लिए सुधाकर कुलाल, सुनंदा पुजारी के लिए शशिधर पुजारी और कावेरी
नौकरी के लिए सुधाकर आचार्य बन गया था। जब मोहन को लगने लगता कि कोई लड़की उसका शिकार बन सकती है तो वो अपना अगला पासा फेंकता। वो अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे उसको मैनिपुलेट करने लगता। वो उससे शादी करने की बात करता और कहता कि उसके घर वाले कंजर्वेटिव सोच वाले हैं और इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए उनकी शादी ओपनली नहीं हो सकती और उन्हें भागकर शादी करनी होगी। वो बहुत इमोशनल होकर अपने जाल में फंसी लड़की से कहता कि चूंकि वो कहीं दूर अपना घर बसाने वाले हैं इसलिए उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। अब तक वो लड़की उस पर आंख बंद कर विश्वास कर चुकी होती थी, इसलिए वो अपने घरों से गहने और पैसे चोरी करके उसके साथ रहने चली आती। ऐसे ही करके उसने 20 से ज्यादा लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। मोहन के कहने पर अक्सर कुछ लड़कियां अपने घरों में एक लेटर भी छोड़ देती थी जिसमें लिखा होता था कि वो अपनी मर्जी से भागकर शादी कर रही है और उनका पीछा ना किया जाए। इसके बाद मोहन कुमार उस लड़की को उसके घर से 100-200 किलोमीटर दूर किसी ऐसे शहर में ले जाता जहां कोई भी उसकी पहचान का ना हो। वो वहां से किसी होटल में एक रूम बुक करता और किसी तरह बहला फुसलाकर उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना लेता। वो इतना शातिर था कि वो अपने जाल में फंसी महिलाओं की फर्टिलिटी साइकिल्स का भी हिसाब रखता था। अगली सुबह जब मंदिर चलकर शादी करने की बात आती तो वो उनसे कहता कि अनजान शहर होने की वजह से बाहर गहने चोरी होने का खतरा है, इसलिए ज्वेलरी यही रूम में रहने दो और शादी करके लौटने के बाद इन्हें पहन लेना। इसके बाद वो अपनी होने वाली दुल्हन के साथ नजदीकी बस स्टैंड तक जाता। दुल्हन की तरह सजी हुई महिला को लगता कि वो अपने होने वाले पति से शादी करने मंदिर जाने के लिए यहाँ से बस पकड़ेगी, लेकिन असल में ये उस महिला की मौत का ठिकाना और मोहन की साजिश का आखिरी पड़ाव होता था। बस पर चढ़ने से पहले मोहन उस महिला को कहता कि पिछली रात हमने जो फिजिकल रिलेशन बनाए थे उस दौरान प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। अभी हमें घर भी बसाना है और हजारों खर्चे हैं, इसलिए अभी बच्चा करना जल्दबाजी होगी, इसलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लो। वो उन महिलाओं से ये गोली बस स्टैंड के बाथरूम में खाने को कहता। वो उन्हें बताता कि ये पिल्स लेने के बाद बार बार टॉयलेट आएगी, चक्कर आएंगे और वॉमिटिंग भी हो सकती है। उसके जाल में फंसी महिलाएं मोहन कुमार के झांसे में आ जाती और बाथरूम में जाकर वो दवाई खा लेती, लेकिन वो कैप्सूल्स असल में साइनाइड पॉइजन से भरे होते थे। जैसे ही महिला टॉयलेट के अंदर जाकर उसे कंज्यूम करती वैसे ही उन्हें जोर जोर से वॉमिटिंग होती और वो वही तड़प तड़प कर मर जाती थी। मोहन तब तक वहां खड़े रहकर इंतजार करता जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वो मर चुकी है। इसके बाद वो बड़े आराम से वापस होटल रूम जाता और ज्वेलरी और सामान पैक करके वहां से निकल जाता था। अपनी डायरी में वो पीड़ितों के नाम लिखता था और हत्या के बाद उन नामों पर लकीर खींच देता था। अक्सर मोहन कुमार महिलाओं को घर से काफी दूर ले जाकर मारता था, इसलिए जब लोकल पुलिस को बाथरूम या किसी अनजान जगह पर किसी महिला की लाश मिलती थी तो उसे कब्जे में लेकर आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया जाता था। जब कोई भी व्यक्ति लड़की की लाश को लेने नहीं आता था या कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी तो अज्ञात लाश बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। इस तरह पुलिस को पिछले 4-5 सालों में अलग अलग शहरों और कस्बों में बस स्टैंड के लेडीज बाथरूम जैसी जगहों से 20 से ज्यादा महिलाओं की लाशें मिली थी जिन्होंने दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था, लेकिन पुलिस ने आपस में कोऑर्डिनेट करके इसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं की और ये मामले आत्महत्या के केस मानकर बंद कर दिए गए और शवों की पहचान कभी नहीं हो सकी। मोहन कुमार इतना शातिर था कि किसी को शक न हो, इसलिए वो ज्यादातर मामलों में मारी गई औरतों के मोबाइल फोन एक्टिव रखता था और किसी लड़की का परिवार कॉल करता था तो वो उन्हें बताता था कि उन्होंने भागकर शादी कर ली है और वो या तो मुंबई या गोवा में सेटल्ड है। इससे परिवार के सदस्यों को राहत मिलती थी। ज्यादातर मामलों में समाज में नाम खराब होने के डर से लोगों ने अपनी लड़कियों के गायब होने पर कोई शिकायत ही नहीं की। इसके अलावा उस समय इस इलाके में काफी गरीबी हुआ करती थी और एक बड़ा हिस्सा शादी के खर्चे उठाने की स्थिति में नहीं होता था, इसलिए उन्हें इस बात की तसल्ली भी हो जाती थी कि बिना दहेज के ही बेटी की शादी हो गई। लेकिन इस तरह जब उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई तो मोहन कुमार के हौसले बढ़ गए। उसे यकीन हो गया था कि उसका प्लान इतना फुल प्रूफ है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन अनीता वाले केस ने उसका सारा भांडा फोड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद मोहन की तीसरी पत्नी के घर छापेमारी हुई। वहां का नजारा हैरान करने वाला था। उसके घर से भारी मात्रा में साइनाइड पाउडर, नकली सरकारी मुहरे और पीड़ितों के गहने गिरवी रखे जाने की रसीदें मिली। वो महिलाओं की हत्या के बाद उनका सोना गिरवी रखता था और उस पैसे का इस्तेमाल परिवार चलाने के लिए करता था। वो कई दिन घर से दूर भी रहता था और अपनी दोनों पत्नियों से झूठ कहता था कि उसके पास घर वापस आने के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। उसकी पत्नियां यह सोचकर उस पर विश्वास कर लेती थी कि वो अपने परिवार के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वो घर से बाहर रहकर औरतों का शिकार कर रहा था।
जब मोहन कुमार के भयानक कारनामे पूरे देश के सामने आए और अखबारों के फ्रंट पेजेस और न्यूज चैनल्स पर उसकी करतूतें हेडलाइंस बन गई तो उसे एक नया और खौफनाक नाम मिला, साइनाइड मोहन, और उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। उसने कई महिलाओं की हत्या की बात कबूल कर ली थी, इसलिए केस सीआईडी को सौंप दिया गया। तब तक पुलिस ने कोडागू, मैसूर, बेंगलुरु, हसन और अन्य जिलों में उसके द्वारा की गई हत्याओं का पता लगा लिया था। इसके बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाती है, लेकिन जब मोहन कुमार का सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है तो वो सबको हैरान कर देता है। वो कोर्ट में अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि वो निर्दोष है और उसने किसी का कत्ल नहीं किया। वो कोर्ट में दलील देता है कि उन सभी महिलाओं ने खुद साइनाइड खाकर खुदकुशी की थी, क्योंकि उसने उनसे शादी करने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, वो अपना केस लड़ने के लिए सरकारी वकील लेने से भी मना कर देता है और अपना केस खुद लड़ता है। वो बड़ी चालाकी से चार्जशीट में लूप होल्स निकालकर काफी समय तक ट्रायल को खींचता रहता है, लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। चार्जशीट में उसे 25 हत्याओं का आरोपी बनाया गया था, लेकिन 46 गवाहों, 89 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और 31 जगहों की जांच के बाद कोर्ट उसे 20 मामलों में दोषी मान लेता है। 2013 में उसे अनीता की हत्या के लिए फांसी की सजा सुना दी जाती है। अगर पुलिस ने अलग अलग जिलों में हो रही उन हत्याओं पर पहले ही आपस में तालमेल बनाया होता तो मोहन शायद काफी पहले ही पकड़ा जाता और कई जानें बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने तो लापरवाही की ही। कोर्ट ने भी 20 से ज्यादा निर्दोष महिलाओं के इस कातिल पर मेहरबानी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट मोहन कुमार की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है। आगे मोहन को कई महिलाओं की हत्या के मामले में मौत की सजा मिलती है, लेकिन हमारा जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि उसने उसकी बाकी की कई मौत की सजा को भी आजीवन कारावास में बदल दिया। उसे 2-3 मामलों में फांसी से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन बाकी केस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। आज भी वो हिंडा लगा जेल में बंद है और हर दिन कानूनी किताबें पढ़कर अपनी सजा को कम करने का रास्ता ढूंढ रहा है। अगर आप ऐसे ही और कुख्यात अपराधियों की कहानी जानना चाहते हैं तो आपको बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स सोबराज की कहानी और भी ज्यादा हैरान कर देगी, जो हत्या